गौरी देवी राजकीय महिला महाविद्यालय अलवर में बीएससी भाग प्रथम प्राणी शास्त्र की कक्षा का स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग आपके तृतीय प्रश्न पत्र की तीसरी यूनिट का टॉपिक पढ़ेंगे, रीजनरेशन या पुनरुद्भवन। बच्चों, हम जानते हैं कि भ्रूणावस्था में भ्रूण में विभिन्न अंगों का निर्माण होता है। जब भ्रूण अवस्था समाप्त हो जाती है, उसके उपरांत यदि कोई अंग नष्ट हो जाए किसी कारण से, तो कुछ जीवों में उस नष्ट हुए अंग का निर्माण होना संभव रहता है। तो वयस्क अवस्था में या भ्रूणीय अवस्था बीत जाने के उपरांत नष्ट हुए अंगों के नए निर्माण की प्रक्रिया को पुनरुद्भवन या रीजनरेशन कहते हैं। अगर जंतु जगत में विभिन्न जंतुओं में पुनरुद्भवन क्षमता की बात करें, तो ये देखा जाएगा कि जो जंतु कम विकसित हैं उनमें पुनरुद्भवन की क्षमता अधिक है। जैसे जैसे जंतु अधिक विकसित समूहों में पहुँचे हैं, वहाँ पुनरुद्भवन क्षमता या कैपेसिटी ऑफ रीजनरेशन कम होती चली गई है। एक सर्वे करेंगे जंतु जगत का। अगर प्रोटोजोआ को देखें तो प्रोटोजोआ के जंतु तो अमर कहलाते हैं। उनमें पुनरुद्भवन की अपार क्षमता होती है, क्योंकि एक ही कोशिका का बना हुआ शरीर होता है। इसलिए उस कोशिका के कई टुकड़े अगर कर दिए जाएं, तो प्रत्येक टुकड़ा नए जीव के रूप में विकसित हो जाता है। हाँ, एक बात है कि प्रत्येक टुकड़े में एक्टोप्लाज्म का कुछ मात्रा होना आवश्यक है। अगर किसी टुकड़े में एक्टोप्लाज्म की मात्रा या एक्टोप्लाज्म का भाग नहीं उपस्थित है, तो या मात्र एंडोप्लाज्म ही है, तो वो नष्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से प्रोटोजोआ में अपार क्षमता पाई जाती है पुनरुद्भवन या रीजनरेशन की। पोरीफेरा में भी उच्च स्तर की रीजनरेशन की क्षमता पाई जाती है। स्पंजों के कुछ भाग अगर टूट जाए, डैमेज हो जाएं, तो ये उसको निर्माण कर सकते हैं। सीलेंट्रेटा में पुनरुद्भवन की क्षमता भिन्न भिन्न समूहों में भिन्न पाई जाती है। हाइड्रा में और ट्यूबुलेरिया में इसका व्यापक अध्ययन किया गया है। ये देखा गया है सीलेंट्रेटा में कि जो पॉलिप जंतु होते हैं उनमें रीजनरेशन की अधिक क्षमता पाई जाती है, जबकि मेडुसा रूप में जो जीव होते हैं उनमें रीजनरेशन की क्षमता अपेक्षाकृत कम पाई जाती है। इसके बाद हेलमिंथ समूहों की बात करें तो हेलमिंथ्स में प्लेनेरिया उच्च स्तर की पुनरुद्भवन क्षमता दिखाता है, रीजनरेशन की क्षमता काफ़ी अधिक पाई जाती है। लेकिन हेलमिंथ के बाकी समूहों में टेप वर्म्स या फ्लैट वर्म्स, उनमें रीजनरेशन की क्षमता अपेक्षाकृत बहुत कम है या नगण्य है। एनिलिडा में पॉलीकीटा और ओलाइगोकीटा समूहों में शरीर का अगला और पिछला हिस्सा ग्रो करने की क्षमता पाई जाती है। अगर अगला या पिछला भाग कुछ खंड नष्ट हो जाएं, तो वो पुनः विकसित हो जाते हैं। जो लीच होते हैं, जोक होते हैं, उनमें ये क्षमता नहीं पाई जाती है। आर्थ्रोपोडा में पुनरुद्भवन की क्षमता बहुत अधिक नहीं होती है। यहाँ पर कुछ समूह अपने डैमेज हुए, क्षतिग्रस्त हुए उपांगों का, अपेंडेजेस का पुनर्निर्माण करने की क्षमता रखते हैं। मोलस्का में, गैस्ट्रोपोडा में टेंटिकल और नेत्र तथा कुछ भाग फूट का पुनः उत्पन्न किया जा सकता है। और इकाइनोडर्मेटा में आर्म्स या भुजाओं के कुछ हिस्से यदि डैमेज हो जाएं, तो उनका रीजनरेशन किया जा सकता है, पुनरुद्भवन हो सकता है।
तो ये हमने इनवर्टिब्रेट फाइलम्स का एक सर्वे किया। वर्टिब्रेट समूहों में देखें अगर, तो मछलियों में फिन विकसित करने की क्षमता होती है। उनके फिन यदि डैमेज हो जाए तो रीजनरेट हो सकते हैं। एम्फीबिया में जो यूरोडेल समूह है, यूरोडेल अर्थात पूंछ वाले एम्फीबिया, यूरोडेल समूह में काफ़ी अधिक क्षमता रीजनरेशन की पाई जाती है। यहाँ पर भुजाएं अर्थात पैर और पूंछ, नेत्र तथा एक्सटर्नल गिल्स, इन सभी का पुनरुद्भवन किया जा सकता है। लार्वा में ये क्षमता अधिक पाई जाती है, वयस्क में कम हो जाती है। फ्रॉग और टोड में लिम्स रीजनरेशन की क्षमता कुछ स्तर तक पाई जाती है और लार्वा में पूंछ को भी रीजनरेशन करने की क्षमता पाई जाती है। रेप्टिलिया में छिपकलियां अपनी पूंछ उगा सकती हैं, बाकी रेप्टाइल्स में ये क्षमता नहीं पाई जाती है। पक्षियों में पुनरुद्भवन या रीजनरेशन की क्षमता बहुत ही कम होती है। वहाँ चोंच के कुछ टूटे हुए भाग पुनः विकसित किए जा सकते हैं। मैमल्स में भी रीजनरेशन की क्षमता बहुत कम होती है। तो इस प्रकार हम देखेंगे कि जैसे जैसे समूह अधिक विकसित होते गए, उनमें पुनरुद्भवन की क्षमता कम होती चली गई। तो एक ये सर्वे करने के बाद अब हम देखेंगे कि कितने प्रकार के पुनरुद्भवन या रीजनरेशन की क्रियाएं होती हैं। मुख्यतया इनको 4 प्रकार का बांटा गया है। नंबर 1 एपीमॉर्फोसिस, नंबर 2 मॉर्फोलैक्सिस, नंबर 3 कंपेंसेटरी रीजनरेशन और नंबर 4 वोल्फियन रीजनरेशन। तो अब हम इन चारों प्रकार के रीजनरेशन के बारे में पढ़ेंगे और इनकी क्रियाविधि या मैकेनिज्म पढ़ेंगे। सबसे पहले एपीमॉर्फोसिस। इस तरह का रीजनरेशन या पुनरुद्भवन एम्फीबिया, रेप्टाइल आदि के उदाहरणों में पाया जाता है। वहाँ भुजाओं का पुनरुद्भवन इसी प्रक्रिया के द्वारा होता है। इस प्रक्रिया में जंतु में पूर्व से ही स्टेम सेल या अनडिफरेंशिएटेड सेल्स नहीं रह जाती हैं। वयस्क अवस्था में स्टेम सेल या अनडिफरेंशिएटेड या मीसेंकाइमल सेल्स का विभाजित होने वाली कोशिकाओं का अभाव हो जाता है। ऐसी परिस्थिति में एक क्रिया होती है जिसको डी डिफरेंशिएशन कहते हैं। डी डिफरेंशिएशन का अर्थ है कि जो उपस्थित कोशिकाएं हैं वो अपनी विशेषज्ञता खो देती हैं। कोई कोशिका मांसपेशी की कोशिका हो सकती है, कोई तंत्रिका कोशिका हो सकती है, कोई बोन सेल हो सकती है, कोई अन्य मीजोडर्मल सेल हो सकती है। ये कोशिकाएं अपनी विशेषता छोड़ देती हैं और डी डिफरेंशिएट हो करके फिर से भ्रूणीय कोशिका के रूप में परिवर्तित हो जाती हैं और उसके बाद इनका विभाजन होता है। विभाजन के बाद इनका पुनः डिफरेंशिएशन होता है, विशिष्ट कोशिकाओं का ये पुनः निर्माण करते हैं। तो इस प्रक्रिया को देखेंगे लिम्ब अर्थात भुजाओं के पुनरुद्भवन में ये किस प्रकार से होता है। जब एम्फीबिया पर ये काफ़ी अध्ययन किया गया है। जब एम्फीबियन की भुजा काट दी जाती है तो वहाँ एक थक्का बनता है। सबसे पहली प्रक्रिया होती है हीलिंग ऑफ वुंड, घाव का भरना। घाव के भरने में एक थक्का बन जाता है सबसे पहले, जो कि वहाँ के रक्तस्राव को रोकता है, वहाँ से खून के प्रवाह को रोक देता है। और उसके अगले 6 से 12 घंटे के भीतर ही जो
आसपास की एपिडर्मिस की कोशिकाएं हैं वो माइग्रेट हो करके उस कटे हुए भाग के ऊपर आ जाती हैं और उसको ढक लेती हैं, और इस प्रकार से घाव के ऊपर एक एपिडर्मिस का निर्माण हो जाता है। इस एपिडर्मिस को एक्टोडर्मल कैप कहते हैं। जो घाव ब्लीड कर रहा था, जहाँ टिश्यूज खुले हुए थे, उनको एपिडर्मिस के द्वारा घेर लिया गया और ये एपिडर्मिस आसपास के भागों से वहाँ पहुँची है। ये एपिडर्मिस एक ही परत की मोटाई होती है प्रारंभ में, और इसके बनने के बाद ही रीजनरेशन की अगली प्रक्रिया आगे बढ़ती है। इसके अगले कदम के रूप में डी डिफरेंशिएशन की प्रक्रिया होती है। इसके अगले 4 दिनों तक ये प्रक्रिया चलती रहती है, 4 डेज तक चलती रहती है। जो एपिडर्मल कैप बना था उसके नीचे की कोशिकाएं डी डिफरेंशिएट होने प्रारंभ हो जाती हैं। वो चाहे बोन सेल हों, चाहे कार्टिलेज हों, फाइब्रोब्लास्ट कोशिका हों, मांसपेशी की कोशिका हों, तंत्रिका कोशिका हों, कोई भी कोशिका हों, वो अपने विशिष्ट लक्षणों को छोड़ देते हैं। और दूसरी बात कि ये कोशिकाएं जो एक दूसरे से चिपकी हुई थी, जुड़ी हुई थी, ये एक दूसरे से अलग अलग हो जाती हैं, एक दूसरे से चिपकाव या जुड़ाव समाप्त हो जाता है, और इस तरह से जो कोशिकाएं डी डिफरेंशिएट होती हैं, अर्थात उनकी विशेषज्ञता या विशेषता समाप्त हो जाती है, वो भ्रूणीय कोशिकाओं या स्टेम सेल या स्तंभ कोशिकाओं की तरह व्यवहार करने लगती हैं। उनमें विभाजन होना प्रारंभ हो जाता है इसके बाद की अवस्था में। तो इनके विभाजन होने से, विभाजित हो जाने से जो कोशिकाओं का एक स्ट्रक्चर बनता है, कोशिकाओं का मास बनता है, उसको ब्लास्टीमा कहते हैं, और इस प्रकार ब्लास्टीमा का निर्माण हो जाता है। ब्लास्टीमा के बनने के बाद अब जो डी डिफरेंशिएटेड कोशिकाएं थीं वो रीडिफरेंशिएट होने लगती हैं, और फिर से ये कोशिकाएं बोन, कार्टिलेज, फाइब्रोब्लास्ट या मसल सेल, इस तरह की कोशिकाओं में परिवर्तित हो जाती हैं यहाँ, और इस तरह से भुजा का निर्माण हो जाता है। इस डायग्राम में इस बात को दिखाया गया है, देखेंगे यहाँ सबसे ऊपर ये भुजा काट ली गई है। काटने के बाद देखें डिफरेंट टिश्यूज़ के नाम यहाँ दिए गए हैं, एपिडर्मिस, डर्मिस, कनेक्टिव टिश्यूज़, बोन्स, मसल्स, और कटा हुआ सरफेस सामने दिख रहा है। इसके नीचे वाले दूसरे डायग्राम में देखेंगे कि ब्लड का थक्का बन गया है और उसको बाहर की तरफ से एपिडर्मिस ने कवर कर लिया है, और भीतर की कोशिकाओं में डी डिफरेंशिएशन होना प्रारंभ हो गया है। इसके अगली अवस्था में देखेंगे ये ब्लास्टीमा बन गया है, और सबसे लास्ट अवस्था में देखेंगे कि इस ब्लास्टीमा ने अंगुलियों का निर्माण और कलाई का निर्माण कर लिया है, और इस प्रकार से कटी हुई भुजा का पुनः निर्माण हो गया है। ये एम्फीबिया में अध्ययन की गई है ये प्रक्रिया। तो ये पहले प्रकार की प्रक्रिया थी जिसे एपीमॉर्फोसिस कहते हैं। दूसरी मॉर्फोलेक्सिस नाम की रीजनरेशन की प्रक्रिया है। इनमें डी डिफरेंशिएशन की क्रिया नहीं होती है, अर्थात पहले से जो विशिष्ट कोशिकाएं हैं उनकी विशिष्टता समाप्त नहीं होती है, वो फिर से भ्रूणीय कोशिकाएं या विभाजित होने वाली कोशिकाओं में परिवर्तित नहीं होती हैं। वास्तव में ये निम्न श्रेणीय जंतुओं में पाया जाता है, जैसे हाइड्रा या प्लेनेरिया। इन जंतुओं में मीजेंकाइम कोशिकाएं
ऐसी कोशिकाएं जिनको नियोब्लास्ट कोशिकाएं कहते हैं। ये नियोब्लास्ट कोशिकाएं एक प्रकार की स्टेम सेल हैं, इनमें विभाजन करने की क्षमता होती है। तो ये नियोब्लास्ट कोशिकाएं इन जीवों में जीवन पर्यंत पाई जाती हैं। नियोब्लास्ट कोशिकाएं विभाजन की क्षमता रखती हैं। तो विभाजन का कार्य नियोब्लास्ट कोशिकाएं करती हैं और बाकी कोशिकाएं पुनः व्यवस्थित हो जाती हैं, रीऑर्गेनाइज हो जाती हैं और इससे रीजनरेशन की प्रक्रिया होती है। यहाँ हाइड्रा का उदाहरण लेंगे। अगर हाइड्रा को 2 भागों में काट दें, हम जानते हैं कि हाइड्रा के शरीर के 2 हिस्से होते हैं। अगला हिस्सा जहाँ माउथ और टेंटिकल्स होते हैं और पिछला हिस्सा जहाँ बेसल डिस्क होती है। तो अगर बीच से 2 भागों में काट दें तो जिस हिस्से में बेसल डिस्क नहीं होगी, पिछला हिस्सा नहीं होगा, वो हिस्सा पिछला भाग बना लेगा और जिस हिस्से में माउथ और टेंटिकल अर्थात अगला भाग नहीं होगा, वो हिस्सा अगला भाग बना लेगा। अर्थात 2 में काट दिया तो 2 हाइड्रा बन जाएंगे। और 2 ही नहीं, मान लीजिए 4 में काट दिया, 5 में काट दिया, तो उतने ही हाइड्रा, प्रत्येक टुकड़ा नए हाइड्रा के रूप में विकसित हो जाएगा। जो बीच के हिस्से होंगे वो टेंटिकल्स अर्थात माउथ अगला हिस्सा और बेसल डिस्क अर्थात पिछला हिस्सा, दोनों ही भाग बनाने में सक्षम हो जाएंगे। लेकिन क्योंकि यहाँ कोशिकीय विभाजन बहुत कम होता है, डी डिफ्रेंशिएशन की क्रिया नहीं हो रही है, इसलिए जो हाइड्रा इसके उत्प्रांत बनेंगे उनका आकार पहले से छोटा हो जाएगा। इस तरह के रीजनरेशन को मॉर्फोलैक्सिस या मॉर्फोलैक्टिक प्रकार का रीजनरेशन कहते हैं। ये माना जाता है कि हाइड्रा में एपिकल बेसल एक्सिस की पोटेंसी होती है, अर्थात शरीर के अगले हिस्से में कुछ ऐसे फैक्टर होते हैं जो कि हेड का निर्माण करवा सकते हैं और पिछले हिस्से में कुछ ऐसे फैक्टर निर्माण होते हैं जो बेसल डिस्क का निर्माण करा सकते हैं। प्रयोगों द्वारा भी ये प्रमाणित हुआ है कि एक हेड एक्टिवेटर फैक्टर होता है जो कि आगे की तरफ बहुत अधिक पाया जाता है। जैसे जैसे पीछे जाएंगे इस फैक्टर की मात्रा कम हो जाएगी। और इसी तरह से बेसल एक्टिवेटर फैक्टर होता है जो शरीर के पिछले भाग में अधिक बनता है और अगले भाग में कम बनता है। और इन्हीं दोनों फैक्टर्स की उपस्थिति ये सुनिश्चित करती है कि कटा हुआ प्रत्येक भाग आवश्यकता अनुसार अपना हेड या बेसल डिस्क का निर्माण कर सके। यहाँ इस चित्र में ये दिखाया गया है कि किस प्रकार से हाइड्रा को जितने भी भागों में काटेंगे, प्रत्येक भाग जो हिस्सा उसमें नहीं होगा, अगर अगला हिस्सा नहीं है तो अगला हिस्सा बना लेगा, पिछला हिस्सा नहीं है तो पिछला हिस्सा बना लेगा, और दोनों हिस्से नहीं हैं तो दोनों ही हिस्से का निर्माण कर ले जाएगा। यह है मॉर्फोलैक्टिक प्रकार का रीजनरेशन। तीसरे प्रकार के रीजनरेशन को कंपेंसेटरी प्रकार का रीजनरेशन कहते हैं। इसमें डी डिफरेंशिएशन की प्रक्रिया नहीं होती है, कोशिकीय विभाजन होता है। इसका उदाहरण है मैमेलिया के लीवर में होने वाला रीजनरेशन। लीवर कई लोब से बने हुए होते हैं, कई पालियों से बने हुए होते हैं। अगर लीवर की एक लोब नष्ट कर दी जाए, सर्जरी के द्वारा हटा दी जाए और बाकी लोब्स को छोड़ दिया जाए, यथास्थान रहने दिया जाए, तो देखा गया है कि जो लोब काट करके हटा दी गई है वो तो दोबारा नहीं उगेगी, दोबारा उसका निर्माण नहीं होगा, लेकिन जो बची हुई लोब्स हैं उनमें वृद्धि होना प्रारंभ हो जाएगी और जितना भाग काट करके निकाला गया है उतना ही भाग दूसरी लोब में बढ़ जाएगा। अर्थात रीजनरेशन तो हुआ, ग्रोथ तो हुआ, लेकिन जो भाग नष्ट हुआ था वहाँ पर नहीं, उसके बगल वाली दूसरी लोब में उतना ही लीवर का हिस्सा निर्माण हो गया। और इस पूरी प्रक्रिया में
क्योंकि जब किसी लोब में अतिरिक्त भाग का निर्माण होगा तो कोशिका विभाजन की आवश्यकता पड़ेगी, नई कोशिकाओं की आवश्यकता पड़ेगी। इस पूरी प्रक्रिया में कोशिकाओं का डिफरेंशिएशन नहीं होता है और वो अपने स्पेशलाइज्ड रूप में ही सेल साइकिल में प्रवेश कर जाती हैं। सेल साइकिल में प्रवेश करने का अर्थ है विभाजन प्रारंभ हो जाना या विभाजन की प्रक्रिया में शामिल हो जाना। इनमें ब्लास्टीमा निर्माण भी नहीं होता है। जैसे लीवर में 5 प्रकार की प्रमुख कोशिकाएं हैं। हेपेटोसाइट कोशिका, डक्ट सेल्स, फैट स्टोरिंग सेल्स, एंडोथीलियल सेल्स और कुप्फर सेल्स या मैक्रोफेज सेल्स। ये सभी प्रकार की कोशिकाएं विभाजित होना शुरू हो जाएंगी और प्रत्येक कोशिका अपनी ही तरह की अन्य कोशिकाओं का निर्माण अर्थात स्पेशलाइज्ड कोशिकाओं का निर्माण करेंगी। स्पेशलाइज्ड कोशिकाएं ही विभाजित होंगी, डिफरेंशिएटेड कोशिकाएं ही विभाजित होंगी और वो डिफरेंशिएटेड कोशिकाओं का ही निर्माण करेंगी। और इस पूरी प्रक्रिया के दौरान लीवर अपना सामान्य काम करता रहता है। लीवर को जो एंजाइम बनाने हैं, ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करना है, विभिन्न प्रकार के टॉक्सिक तत्वों को शरीर से निकालना है, बाइल का निर्माण करना है, एल्ब्यूमिन या विभिन्न प्रोटीन्स का निर्माण करना है, ये सारे कार्य यथावत चलते रहते हैं क्योंकि कोशिकाओं का डिफरेंशिएशन स्टेटस या कोशिकाओं की विशेषज्ञता में कोई परिवर्तन नहीं आया है। इस पूरी प्रक्रिया को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए अर्थात कोशिकाओं को पुनः विभाजन के लिए प्रेरित करने के लिए हेपेटोसाइट ग्रोथ फैक्टर नाम का एक प्रोटीन उत्तरदायी होता है। और अब हम अध्ययन करेंगे चौथे प्रकार का रीजनरेशन, जिसको वोल्फियन रीजनरेशन कहते हैं। इसको ट्रांस डिफरेंशिएशन की प्रक्रिया के द्वारा भी माना जाता है। इसमें जो क्रिया होती है उसको ट्रांस डिफरेंशिएशन कहते हैं। इसमें एक प्रकार की डिफरेंशिएटेड कोशिका दूसरे प्रकार की कोशिका में परिवर्तित हो जाती है। इसका उदाहरण है एम्फीबिया के लेंस का निर्माण। एम्फीबियन लार्वा में यदि विशेष करके यूरोडील्स में ये अध्ययन हुआ है, पूंछ वाले एम्फीबिया में अध्ययन हुए हैं, यदि लेंस हटा दिया जाए तो उसके पास की जो कॉर्निया की कोशिकाएं हैं या आइरिस की कोशिकाएं हैं वो डिफरेंशिएट होना प्रारंभ हो जाती हैं। लेंस के पास वाली कॉर्निया या आइरिस की कोशिकाएं डिफरेंशिएट होनी प्रारंभ हो जाती हैं। इनका पिगमेंट नष्ट हो जाता है, इनकी विशिष्टता समाप्त हो जाती है और उसके उपरांत ये फिर से डिवाइड होती हैं और डिफरेंशिएट होकर के लेंस का निर्माण करती हैं। इस तरह से लेंस वेसाइकिल का निर्माण हो जाता है। प्रारंभ में लेंस वेसाइकिल कॉर्निया से जुड़ा हुआ रहता है या आइरिस से जुड़ा हुआ रहता है और शीघ्र ही ये अलग हो जाता है। इसमें जो विशिष्ट प्रोटीन है जिन्हें क्रिस्टलिन्स कहते हैं उनका निर्माण हो जाता है। इस डायग्राम में ये दिखाया गया है, आप देखेंगे कि सबसे ऊपर वहाँ लेंस हटा दिया गया है। लेंस हटने के बाद देखेंगे कि ये जो आइरिस की कोशिकाएं हैं इनमें पिगमेंट हट गया है। यहाँ देखें 4 कोशिकाएं दिखाई गई हैं जो सफ़ेद रंग की कर दी गई हैं, वो डीपिगमेंटेशन की प्रक्रिया है। धीरे धीरे ये डीपिगमेंटेशन की प्रक्रिया और व्यापक हो गई और दूर तक फैल गई और अब ये लेंस वेसाइकिल यहाँ बनने लगा। इन कोशिकाओं में और विभाजन हुआ और अब परिणाम स्वरूप यहाँ पर विभिन्न प्रकार के प्रोटीन्स का निर्माण हो गया और ये लेंस बन गया इस तरह से, और अब ये लेंस अलग हो गया। तो इस प्रकार से ये लेंस का निर्माण होता है। इसको वोल्फियन रीजनरेशन कहते हैं क्योंकि सबसे पहले वोल्फ नाम के वैज्ञानिक ने इसका अनुसंधान किया था।
कौन कौन से कारक रीजनरेशन को प्रभावित करते हैं, इनका एक अध्ययन करेंगे। सबसे बड़ा कारक है नर्व्स। जहाँ पर ब्लास्टीमा बनना हो वहाँ नर्व्स का होना आवश्यक है। इन नर्व से माइटोसिस स्टिमुलेटिंग फैक्टर रिलीज होते हैं और वो माइटोसिस स्टिमुलेटिंग फैक्टर डी डिफरेंशिएशन की प्रक्रिया और डी डिफरेंशिएशन के बाद सेल डिवीजन की प्रक्रिया को प्रेरित करते हैं। इसी तरह से कुछ और फैक्टर्स पहचाने गए हैं जिनको ग्लायल ग्रोथ फैक्टर या फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर भी कहा जाता है। ये भी दो फैक्टर्स पहचाने गए हैं जो कि कोशिकाओं में विभाजन की क्रिया को प्रेरित करते हैं। इसी प्रकार से ट्रांसफेरिन नाम का रसायन देखा गया है जो डी डिफरेंशिएशन की प्रक्रिया को प्रेरित करता है, ब्लास्टीमा के निर्माण को प्रेरित करता है। इसी प्रकार अगला फैक्टर है विटामिन ए। विटामिन ए को रीजनरेशन के लिए या कोशिकाओं के विभाजन के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। ये भी माना गया है कि जो ब्लास्टीमा के निर्माण में कैप बनती है, उस कैप के निर्माण में विटामिन ए का या रेटिनोइक एसिड का महत्वपूर्ण योगदान है। इसी तरह तापमान भी बहुत महत्वपूर्ण कारक है। एक निर्धारित रेंज में जो ऊंचा तापमान होगा, हायर टेम्परेचर होगा, वो रीजनरेशन को प्रेरित करेगा। ऑक्सीजन की उपलब्धता भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ऑक्सीजन की अधिक उपलब्धता होने पर रीजनरेशन की क्रिया तेज हो जाती है। और इसी तरह से इलेक्ट्रिक करंट को बहुत महत्वपूर्ण पाया गया है। अगर इलेक्ट्रिक करंट प्रवाहित हो, बहुत हल्का, बहुत ही लाइट, तो ये भी रीजनरेशन की प्रक्रिया को प्रेरित करेगा। यहाँ एक और फैक्टर की बात करें, फूड, भोजन की उपलब्धता। ये पाया गया कि भोजन की अधिक उपलब्धता से रीजनरेशन की प्रक्रिया तेज नहीं होती है, उसका प्रभाव नहीं पड़ता है, बल्कि भोजन की अगर अल्प उपलब्धता हो तो भी रीजनरेशन की प्रक्रिया संपन्न हो जाती है। तो बच्चों, ये हमने रीजनरेशन की विभिन्न आयाम आपके सामने रखे। रीजनरेशन क्या है, जंतु जगत में कितना व्यापक है, कहाँ कहाँ पाया जाता है, कौन कौन से इसके प्रकार हैं और प्रत्येक प्रकार की क्या कार्यविधि है और कौन कौन से कारक इस प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। कोई प्रश्न हो तो बच्चों निसंकोच आप मुझसे पूछेंगे और कोरोना से बचने के लिए पूरा प्रयास करते रहेंगे। यथासंभव घर से बाहर नहीं निकलेंगे। धन्यवाद बच्चों।